सुनो, अभी जो सेक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं वो है 194I। 194I और उसके साथ जोड़ी में क्या पढ़ने का मालूम है? 194IB। क्या पढ़ने का? 194IB। दोनों में रेंट के बारे में बात हुई है। किसकी बात हुई है? रेंट। तो इधर यहाँ पे भी पेई कौन होगा? रेसिडेंट। यहाँ पे भी पेई कौन होगा? रेसिडेंट। समझ में आ रहा है? पेयर कोई भी पर्सन हो सकता है, बराबर है ना? पेई का रेसिडेंट होना जरूरी है। अब सुनो, 194I में बात हुई है रेंट की और IB में भी बात हुई है रेंट की। ये है रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और ये रेंट प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स का भी हो सकता है और ये रेंट फर्नीचर या फिर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, बराबर है ना? तब सुनो, पेयर कोई भी होगा। क्या बोला? चलेगा, एनी पर्सन चलेगा, लेकिन वो इंडिविजुअल या एचयूएफ, जिसको हम लोगों ने कौन से कॉमन पॉइंट में देखा था? CP4 में देखा था, याद करो। कॉमन पॉइंट 4 बताया था ना मैंने। ये देखो कॉमन पॉइंट नंबर 4। ये कॉमन पॉइंट नंबर 4 में ये जो इंडिविजुअल या एचयूएफ लिखा है ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा और कोई भी हो सकता है, बराबर है ना? तो मैं इधर लिखता हूं इंडिविजुअल एचयूएफ, जो कॉमन पॉइंट 4 में लिखा है, कॉमन पॉइंट 4 में लिखा है ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी पर्सन हो सकता है, बराबर है? तो वो किसी भी रेसिडेंट पे को क्या दे रहा है? वो रेंट दे रहा है। क्या दे रहा है? रेंट दे रहा है। और रेंट का अमाउंट देखो, पूरे साल का, पूरे साल का रेंट का अमाउंट जल्दी बोलो। 50,000 रुपया पर मंथ। वो IB में है ना? आई में, एक मिनट, इसमें भी सेम आ गया है पक्का? IB में अमेंडमेंट आया है। आई में अमेंडमेंट आया है। और आई में पहले क्या होता था? पूरे साल के रेंट पे लिमिट थी। क्या बोला? पूरे साल के रेंट पे क्या लिमिट थी मालूम है? पूरे साल के रेंट पे लिमिट थी 2,40,000 की। कितने की? कि पूरे साल का रेंट 2,40,000 से ज्यादा होना चाहिए। अब आई के अंदर ये बात इन लोगों ने क्या किया है, एक अमेंडमेंट लाया है और बोला है कि अब से ये रेंट की लिमिट मंथली देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी? मंथली। ठीक है? तो नो डिडक्शन शैल बी मेड वेयर द अमाउंट ऑफ रेंट क्रेडिटेड और पेड फॉर अ मंथ इट डज नॉट मतलब 50,000 या उससे कम है तो TDS काटने की। लेकिन अगर इनका रेंट, क्या बोला, इनका ग्रेटर देन 50,000 पर मंथ हुआ, ग्रेटर देन 50,000 पर मंथ हुआ, बराबर, तो क्या कटेगा भाई साहब? TDS कटेगा अंडर सेक्शन 194I। और TDS कटेगा एट द रेट ऑफ 2% या फिर एट द रेट ऑफ 10%। अब वो 2% कब कटेगा? जब प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट होगा और फर्नीचर या इमूवेबल प्रॉपर्टी निकली तो कितना TDS कटेगा? 10%। यहाँ पे लिमिट लिमिट अपना सॉरी लिमिट तो चेंज किया। अब रेट देखो तो एक बार, 2% एंड 10%, मतलब रेट में कोई चेंज नहीं आया, रेट रिमेनिंग सेम, खाली यहाँ पे लिमिट बदली किया। तो अगर प्लांट मशीनरी फर्नीचर का रेंट दिया, अगर प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट का रेंट दिया और वो रेंट पूरे महीने का 50,000 से ज्यादा देते हो, तो जब भी वो रेंट पे करोगे या फिर क्रेडिट करोगे, विच एवर हैपेंस अर्लियर, वो टाइम पे भाई रेंट में से तुमको 2% TDS काटने का, बराबर है? लेकिन अगर फर्नीचर या इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट दे रहे हो महीने का, कितना? 50,000 रुपए से ज्यादा, तो भाई वो टाइम पे भी तुमको TDS काटना पड़ेगा। क्या रेट पे? 10%। तो वो रेंट को जब भी पे करोगे या क्रेडिट करोगे, विच एवर हैपेंस अर्लियर, वो टाइम पे तुमको TDS 10% पे डिडक्ट करना पड़ेगा। याद रहेगा ये पक्का? तो इधर लिमिट
को ये लोग ने क्या कर दिया है इस बार, चेंज करके, पहले 2,40,000 पर एनम की लिमिट हुआ करती थी यहाँ पे, पहले कितनी लिमिट हुआ करती थी, अब उस लिमिट को वो लोग ने हटा दिया, बोला नहीं पर एनम की लिमिट नहीं रखनी है, अब पर मंथ की लिमिट। अगर किसी भी प्रॉपर्टी का या किसी भी असेट का रेंट तुम इस साल दे रहे हो, तो वो रेंट अगर तुमने पूरे महीने का 50,000 रुपए से ज्यादा पे किया होगा, तो अब से तुमको इस रेंट पे टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस के लिए क्या बोला, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, वो टाइम पे टीडीएस काटना। तो मंथली पेमेंट होगी ना भाई, तो मंथली पेमेंट होगी तो ये टीडीएस भी मंथली कटेगा हर महीने का, ठीक है। अब सुनो, आईबी जो है, आईबी, आईबी में रेंट फॉर इमोबल प्रॉपर्टी बोला है, लेकिन आईबी जो सेक्शन एप्लीकेबल होगा ना, ये वाला सेक्शन, ये एप्लीकेबल होगा ऐसे इंडिविजुअल या एचयूएफ पे जो CP4 में कवर हुआ है। क्या बोला, कॉमन पॉइंट 4 में जो अपन ने इंडिविजुअल या एचयूएफ की बात की थी ना, अब मान लो कि तुम एक इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो, पिछले साल तुम्हारा टर्नओवर बिजनेस का 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, बोलो, और तुम्हारी जो क्या बोलते हैं प्रोफेशनल प्रोफेशन से जो तुम्हारी रिसीट है वो 50,000 से ज्यादा, सॉरी 50 लाख से ज्यादा नहीं हुई, तो तुम ऐसे इंडिविजुअल या एचयूएफ हो, तो तुमको तुम्हारी इमोबल प्रॉपर्टी का जो रेंट है उस पर टीडीएस 194 आईबी में आके काटना पड़ेगा। समझ में आया। तो अभी जो आईबी है 194 आईबी, ये यहां पे 194 आईबी दिख रहा है, ये देखो 1 करोड़ से ज्यादा हो गया और 50 लाख से ज्यादा, ऐसा इंडिविजुअल या एचयूएफ। अब 50,000 से ज्यादा का रेंट अगर ये भी पे करेगा, अगर अपने इमोबल प्रॉपर्टी का, अपने मंथली रेंट कितना दे रहा है, 50,000 रुपए से ज्यादा, तो इस इंडिविजुअल या एचयूएफ को भी क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। अब इसको टीडीएस काटना कब है मालूम है, साल में खाली एक ही बार। 194 आई में क्या था, हर महीने काटना है। ये जो टीडीएस कटेगा ये पेमेंट और क्रेडिट ऑफ रेंट ऑफ ईच मंथ बोला, क्या बोला, हर महीने का जो रेंट होगा है ना, वो जब पे किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा, विच एवर हैपेंस अर्लियर, वो टाइम पे टीडीएस काटना है। लेकिन 194 आईबी बोलता है कि अगर तुम एक इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो जिसका पिछले साल का बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं था, और बिजनेस सॉरी प्रोफेशन का ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा नहीं था, तो डेफिनेटली अब तुम्हारे पे तो 194 आई का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होने वाला। तो तुम्हारे जैसे लोग, अब तुम 194 आईबी में कवर हो जाओगे, यानी कि अगर पेयर ये पेयर निकला, ये वाला पेयर निकला, तो ये पेयर अब 194 आईबी में कवर हो जाएगा, और इस पेयर ने किसी भी रेसिडेंट पेई को अपनी इमोबल प्रॉपर्टी का रेंट दिया होगा, और वो रेंट होगा 50,000 रुपया पर मंथ से ज्यादा। तो इस रेंट के ऊपर भी टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194 आईबी। कब, कितने रेट पे कटेगा, एट द रेट ऑफ 2%। पहले ये 5% होता था, फिर चेंज करके 2% किया, और तब से ये 2% ही चल रहा है, बराबर है। तो ये 2% रेट पे टीडीएस काटा जाएगा, लेकिन ये टीडीएस कब कटेगा, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर हैपेंस ऑफ रेंट ऑफ लास्ट मंथ, ईच मंथ नहीं बोला, रेंट ऑफ लास्ट मंथ बोला। अब लास्ट मंथ कौन सा हो सकता है, प्रीवियस ईयर का आखिरी महीना हो, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि इमोबल प्रॉपर्टी तुम्हारे पास भाड़े पे लास्ट मंथ तक, मतलब मार्च तक ना हो, उसके पहले ही तुमने खाली कर दी हो। तो लास्ट मंथ कौन सा, जल्दी बोलो, लास्ट मंथ या तो मार्च भी हो सकता है, अगर प्रॉपर्टी एंड ऑफ द ईयर तक तुम्हारे पास भाड़े पे होगी तो मार्च भी हो सकता है, या फिर लास्ट मंथ तुम्हारे टेनेंसी का भी लास्ट मंथ हो सकता है। सो लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर, या फिर लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी, बराबर है ना, लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर जो मार्च होगा, और लास्ट मंथ ऑफ द
टेनेंसी, जो जरूरी नहीं है कि मार्च ही निकले, हो सकता है तुमने दिसंबर में ही प्रॉपर्टी खाली कर दी थी, तो दिसंबर विल बी द लास्ट मंथ, दिसंबर विल बी द, क्लियर है? तो उस लास्ट मंथ का जब भी रेंट पे करोगे या क्रेडिट करोगे, उस टाइम पे पूरे साल के रेंट का, यानी कि अब तक के रेंट का जितना भी टीडीएस था 2% पे कैलकुलेट करो और एक साथ क्या करो, डिडक्ट करो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो तुमको दिक्कत नहीं आएगी, 194 आई में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, दिक्कत जो भी आएगी वो 194 आई बी में आएगी, और वो पूछेंगे ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, समझे? क्या पूछेंगे, देखो तुमको बोला जाएगा कि महीने का रेंट जो तुम पे कर रहे हो, मंथली रेंट जो तुम पे कर रहे हो 70,000 पे कर रहे हो, कितना? और बोला तुमने प्रॉपर्टी भाड़े पे ली है अप्रैल से, तो अप्रैल से भाड़े पे ली और मार्च तक तुम रेंट पे कर रहे हो, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है कि तुमने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉपर्टी खाली कर दी। तो टेनेंसी का आखिरी मंथ इस साल नहीं आया है, क्योंकि इस साल के लास्ट मंथ, ईयर के लास्ट मंथ यानी कि मार्च तक ये प्रॉपर्टी भाड़े पे है। तो तुम मार्च तक जाओ, देखो मार्च तक कितना रेंट मिलेगा, कितना रेंट दोगे, 70 70 70 करके मार्च तक 12 महीने का 8,40,000 रेंट दोगे। मंथली रेंट 50,000 से ज्यादा दे रहे हो, 70,000 रुपए दे रहे हो, और 70,000 के हिसाब से पूरे साल का रेंट कितना आएगा, 8,40,000, उस पर 2% निकालो, 60,000। ये जो रेंट है ना, ये जो टीडीएस है, वो जो आखिरी महीने का रेंट है, मार्च मंथ का जो रेंट है कितना, 70,000। जब भी वो पे करोगे या क्रेडिट करोगे, विच एवर हैपेंस अर्लियर, तो मार्च मंथ के रेंट में से इतना टीडीएस काट लेना है एक साथ, एक ही बार में। समझ में आ रहा है? पक्का? अब सुनो, ध्यान से सुनना, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी तुम्हारे पास अप्रैल से भाड़े पे थी, लेकिन वो प्रॉपर्टी को तुमने दिसंबर में ही खाली कर दिया, तो अब तुम्हारा लास्ट मंथ मार्च होगा कि लास्ट मंथ दिसंबर होगा, लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी लेना पड़ेगा, बराबर है ना? तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का कितना रेंट तुमको देना पड़ेगा, 70,000 इंटू 9, 6,30,000, इस पे 2% निकालो, कितना? ये सारा का सारा टीडीएस तुमको आखिरी महीने के रेंट में से क्या करना पड़ेगा, यानी कि दिसंबर मंथ के 70,000 में से डिडक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पक्की बात है? जब भी दिसंबर मंथ का रेंट पे करोगे या क्रेडिट करोगे, विच एवर हैपेंस अर्लियर, वो टाइम पे इतना टीडीएस काट लेना। डन डन डन, इजी था? ये पूछते बोलो एग्जाम। अब एक और कहानी में ट्विस्ट आएगा, बोलो क्या? तुमको CP3 याद आता है, नॉन पैन केसेस? तो अगर पैन नहीं दिया तो टीडीएस का रेट, एप्लीकेबल रेट और 20% विच एवर इज हायर हो जाता है। तो यहाँ पे सोचो सोचो, अपना जो अभी एग्जाम्पल था उसमें रेंट कितना था, 6,30,000 दिसंबर तक का, उसमें 2% नहीं कटेगा, अब 20% कटेगा, क्योंकि पेई ने पेन नहीं दिया। तो 6,30,000 का 20% निकालो, कितना कितना, ये 1,26,000 तुमको एक साथ डिडक्ट करने का है, कब? जब दिसंबर मंथ का रेंट दोगे। तो दिसंबर मंथ का रेंट जब भी पे होगा, क्रेडिट होगा, विच एवर हैपेंस अर्लियर, वो टाइम पे तुमको इतना टीडीएस काटना है। लेकिन इतना टीडीएस काटने के लिए दिसंबर का इतना रेंट तो होना चाहिए, दिसंबर का रेंट ही 70 है, तो 70 में से तुम इतना डिडक्ट कर पाओगे? इन दैट केस दिसंबर मंथ का पूरा रेंट टीडीएस मान लिया जाएगा। ये एग्जाम में पूछा था अभी बीच में, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट, ये सेम चीज पूछा था। अच्छा, अपना पहला वाला जो एग्जाम्पल था उसमें तो पूरे साल का रेंट आएगा ना, कितना, 8,40,000, उसमें 2% तब जब पैन दिया हो सामने वाले ने, लेकिन अगर सामने वाले ने पैन नहीं दिया तो 20%, 8,00,000 का, 8,40,000 का 20% निकालो, 1,68,000 का तुम मार्च मंथ के 70 में से डिडक्ट कर पाओगे? इसका मतलब मार्च मंथ का 70,000 वही तुम्हारा टीडीएस हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो यहां पे खाली इतना याद रखना कि इन केस ऑफ, एक मिनट, नॉन पैन केस हुआ, क्या हुआ, नॉन पैन केस, बराबर है ना, जो मैंने तुमको CP3 में बताया है। नॉन पैन केस में टीडीएस एट द रेट ऑफ 2% और टीडीएस
at the rate of 20%, whichever is, that is TDS at the rate of 20%. लेकिन ये TDS का अमाउंट जो आएगा will be higher of rent of will be higher than ये जो TDS का अमाउंट आएगा, ये अमाउंट will be higher than what? Rent of last month. Then TDS is equal to rent of last month. याद रहेगा ना? ये एग्जाम में पूछ लिया था। और 194 आई भी है ना, बहुत रिसेंट सेक्शन है, कुछ मतलब 5-6 साल पहले ये सेक्शन आया है, और जब से आया तब से लेकर मल्टीपल टाइम्स पूछ लिया गया एग्जाम में। समझ में आ रहा है? तो थोड़े सावधान रह के वहां पे जाना। लेकिन इस बार 194 आई बी के चांसेस कम है, आई आने के चांस ज्यादा है, क्योंकि वहां पे लिमिट चेंज कर दिया। अब वहां पे 2,40,000 पर एनम की लिमिट नहीं है, अब वहां पे भी 50,000 पर। क्योंकि जब रेंट में एक जगह पे हम 50,000 की लिमिट रख रहे हैं, तो सब जगह पे अलग अलग रखने का क्या जरूरत है? इधर भी 50 कर दो। मतलब अब पूरे TDS के प्रोविजंस को क्या किया जा रहा है? रैशनलाइज किया जा रहा है धीरे धीरे करके। समझ में आ रहा है? चलो, अब इसके बाद 194 आई हो गया, IB हो गया। लेकिन सुनो, IB में है ना, तुमको बार बार TDS काटने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब देखो, तुम एक ऐसे एसएससी हो कि तुमको जिंदगी में बार बार TDS नहीं काटना पड़ता है। तुमको खाली एक ही पेमेंट कर रहे हो, उस पे एक ही बार TDS काटना है। तो सोचो, तुम्हारे पे TDS के कंप्लायंसेस करवाना उचित होगा क्या? तुमको टैक्स डिडक्टर बन के आइडेंटिफाई करवाओ अपने आप को, फिर वो हर महीने का TDS काट के हर महीने जमा करवाओ, फिर वो TDS के रिटर्न फाइल करो, TDS के जो दूसरे जो कंप्लायंसेस है वो कंप्लायंसेस करो। ये तो तुम्हारे लिए बुरा हो जाएगा ना यार। एक तो तुम पे TDS के दूसरे कोई प्रोविजन एप्लीकेबल हो नहीं रहे, और हो रहा है तो इकलौता यही एक प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है जिसकी वजह से तुमको TDS काटना पड़ता है, और वो भी खाली एक ही बार काट रहे हैं। अब एक बार TDS कटवाना है हमको तुम्हारे पास से, और उसके लिए हम तुमको बोले कि जाओ अपने आप को पहले टैक्स डिडक्टर बनवाओ, टैन निकालो, और फिर पीरियोडिक बेसिस पे तुम्हारे TDS रिटर्न फाइल करो। अरे हाँ के ना, ये सब हम तुमसे प्रोसीजरल कंप्लायंसेस करवाएंगे ही नहीं। हर महीने का TDS आने वाले महीने की 7 तारीख या उसके पहले पहले जमा करो दो, ये सब फालतूगिरी हम तुमसे करवाएंगे ही नहीं। जिस मंथ में तुमने TDS काटा, उस मंथ के एंड से 30 दिन के अंदर वो TDS जमा करवा दो। एक स्पेसिफिक चालान आएगा, वो चालान फाइल कर दो, वही चालान तुम्हारा TDS का रिटर्न भी मान लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? और तो और तुमको कोई टाइम बैन निकालने की जरूरत नहीं है, खाली तुम्हारा पैन विल बी सफिशिएंट। समझे? तो TDS के कंप्लायंस रिलेटेड प्रोविजन सबको फॉलो करने हैं, लेकिन इस एसएससी को TDS के कंप्लायंस रिलेटेड प्रोविजन जो रेगुलर प्रोविजंस है, जैसे कि रिटर्न फाइल करो, पीरियोडिक बेसिस पे रिटर्न फाइल करके बाद में वो तुम टाइम टू टाइम हर महीने तुम्हारा TDS BDS भरो, ये सब प्रोसीजरल कंप्लायंस में तुमको नहीं डाला जाएगा। तुमको तो एक ही बार TDS काटना था। जिस महीने में तुमने TDS काटा है, उस महीने के एंड से 30 दिन के अंदर वो TDS हमको जमा करवा दो। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फॉर्मेट में चालान आएगा, वो चालान फाइल कर दो, तो वो चालान ही हम तुम्हारा रिटर्न भी मानेंगे। और तो और तुमको अलग से टैन के लिए एप्लीकेशन करके टैन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन वो जो 194 आई वाला होगा, जो एसएससी 194 आई वाला होगा, तो उसको तो बार बार TDS काटना पड़ेगा, तो उसको तो टैन भी निकालना पड़ेगा, और TDS के बाकी के कंप्लायंसेस भी करने पड़ेंगे। तुमको समझ में आ रहा है? पक्का? चलो, अब उसके बाद 194 आई ए आएगा। क्या आएगा जल्दी बोलो? 194 आई ए, और उसके साथ साथ पढ़ना है 194 एल ए। आइए और एल, आइए आइए, और उसमें है लाइए लाइए। आइए आइए, आपका इमोबल प्रॉपर्टी बेच के जाइए। लाइए लाइए, आपका इमोबल प्रॉपर्टी हमें दे दीजिए। यानी कि एक में है कंपलसरी एक्विजिशन और एक में है सेल। समझ में आ रहा है? आइए आइए, बेच के जाइए। लाइए लाइए, हम कंपलसरी एक्विजिशन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या हो रहा है, जल्दी बोलो? सेल।
और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपल्सरी एक्विजिशन, किसका, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड के अलावा दूसरा कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी सेल होगा, क्या होगा जल्दी बोलो, या फिर उसका कंपलसरी एक्विजिशन होगा, बराबर है ना। पेई कौन होना चाहिए, पेई होना चाहिए रेसिडेंट, पेई होना चाहिए रेसिडेंट, और पेयर तो कोई भी हो सकता है भाई साहब, है ना। तो कोई भी पेयर है जिसने पेई को क्या किया, कंसिडरेशन पे किया, सेल कंसिडरेशन, तो सेल कंसिडरेशन कौन पे करेगा भाई साहब, बायर, जिसने तुमसे प्रॉपर्टी खरीदी, तो बायर तो कोई भी होगा, लेकिन तुम कौन हो, सेलर, तुम्हारा क्या होना जरूरी है, रेसिडेंट, तो तुमको इमोबल प्रॉपर्टी का सेल कंसिडरेशन दिया जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इमोबल प्रॉपर्टी बेची जा रही है, क्या की जा रही है, तो उसका सेल कंसिडरेशन कितना होना चाहिए, जल्दी देखो लिमिट, 50 लाख या उससे ज्यादा सेल कंसिडरेशन होना चाहिए। एक मिनट, अब वो सेल कंसिडरेशन की पेमेंट कितनी कितनी कैसे कैसे हो रही है वो नहीं देखना है, सेल कंसिडरेशन का अमाउंट 50 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो बाद में इस सेल कंसिडरेशन की क्या करो, पेमेंट, ये पेमेंट किसी भी अमाउंट की कर सकते हो, समझ में आ रहा है। तो बायर ने घर खरीदा, इमोबल प्रॉपर्टी खरीदा, अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, और खरीदा किससे, सेलर से, सेलर रेसिडेंट था, तो बायर ने कितने में खरीदा, सेलर ने कितने में बेचा, 50 लाख या उससे ज्यादा में, तो सेल कंसिडरेशन का अमाउंट फिक्स कर दिया कि भाई सेल कंसिडरेशन इतना होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए। अब इस सेल कंसिडरेशन की पेमेंट जब जब की जाएगी, भले वो पेमेंट कितनी भी की हो, अरे हाँ या ना, भले वो पेमेंट 50 लाख या उससे ज्यादा की ना हो, पेमेंट कभी तो पार्ट पार्ट में भी तो होती है ना, 25 लाख की एक पेमेंट कर दी, 25 लाख की दूसरी पेमेंट, क्या कोई भी पेमेंट 50 से ज्यादा है, नहीं, लेकिन टोटल तो 50 है ना, टीडीएस दोनों पेमेंट में से कटेगा, समझ में आ रहा है, क्या रेट पे, 1%, समझे। तो इस पेमेंट में से कितने भी अमाउंट की पेमेंट की जाए, यहां से क्या कटेगा, टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आइए एट द रेट ऑफ, कभी कटेगा, जल्दी बोलो, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, जब भी वो सेल कंसिडरेशन पे किया जाएगा या मेरे बुक्स में क्रेडिट किया जाएगा विच एवर इज अर्लियर, उस टाइम पे मेरे को ये टीडीएस काट लेना है, याद रहेगा, पक्का ना। अब रुको, इधर ध्यान से देखो, ये कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है किसका, तो इस कंपलसरी एक्विजिशन पे अब क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, कॉम्पेंसेशन मिलेगा, तो कॉम्पेंसेशन पे टीडीएस कटेगा, लेकिन उसके लिए कॉम्पेंसेशन का अमाउंट कितना होना चाहिए, देखो कितना कितना कितना, मोर देन 5 लाख, पहले ये लिमिट 2.5 लाख हुआ करती थी पिछले साल तक, इस साल ये लिमिट को भी चेंज कर दिया है। पिछले साल तक बोलते थे कि अगर 2.5 लाख से ज्यादा कॉम्पेंसेशन मिला तो टीडीएस कटता था, तो अब इस बार बोला मोर देन, तो उधर 50 था, इधर 5 कर दिया, एक जीरो कम कर दिया, समझ में आ रहा है, ताकि ये याद रखना थोड़ा इजी हो जाए, क्लियर है। तो ये 5 लाख से ज्यादा का क्या आया, जल्दी बोलो, तो कभी भी ये कॉम्पेंसेशन आएगा, इस कॉम्पेंसेशन पे तुमको क्या कटेगा, टीडीएस अंडर सेक्शन 194 एलए, क्या रेट पे कटेगा, रेट बेशर्मों ने अभी भी बदला नहीं है, रेट अभी भी 10% ही है, मेरे को लगता है ये रेट भी कम ही हो जाना चाहिए ना यार, अल्टीमेटली इधर से भी कैपिटल गेन ही अराइज होने वाला, उधर से भी कैपिटल गेन अराइज होने वाला, इस कैपिटल गेन उस कैपिटल गेन में तुम बोल रहे हो कि पूरा कंसिडरेशन का कितना, 1%, तो इधर भी यार कम करो ना, इतना 10% रख के क्या रखा है, तो लेकिन इधर 10 है, एक सुनो ना, एक काम करो, इधर देखो, एक जीरो इधर से कम हो जाएगा, सॉरी एक जीरो इधर से कम हो गया तो ये 5 लाख हो गया, और वही जीरो जो इधर से कम हुआ इधर डाल देने का तो ये 10% हो गया, समझे, याद रहेगा ये दोनों सेक्शन, तो ये जोड़ी जोड़ी बना के ये सेक्शन करोगे ना तो तुमको कंपैरिजन भी इजी रहेगा और फटाफट से याद हो जाएगा, क्लियर है। चलो फिर आइए आइए,
कॉम्पेंसेशन का कोई भी पार्ट तेरे को मिला, बराबर है ना, अगर वो 5 लाख से ज्यादा है तो उस पर कंपलसरी टीडीएस कटेगा ही कटेगा, भले ही वो इनिशियल हो या एनहांस कॉम्पेंसेशन। यस, यस, नहीं कटेगा, बराबर है ना। तो 5 लाख से ज्यादा का कभी भी कॉम्पेंसेशन आया तेरे पास तो उसमें कंपलसरी टीडीएस कटना ही कटना है। कोई जरूरी नहीं है ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे क्या की जाए, कंपलसरी एक्वायर, तो कॉम्पेंसेशन उसका खाली 5 लाख थोड़ी डिसाइड होगा, कॉम्पेंसेशन तो कितना भी डिसाइड हो सकता है, लेकिन उस कॉम्पेंसेशन की जब भी तेरे को पेमेंट होगी वो 5 लाख से ज्यादा की हुई ना, तब टीडीएस काट के वो पेमेंट होगी, भले वो कॉम्पेंसेशन इनिशियल में से आया हो या फिर एनहांस आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? आगे बढ़ो, चलो। आई वाला सीरीज हो गया, आई, आई ए, आई बी। एक आता है आई सी। क्या आता है? आईसी में क्या लिखा है, पढ़ो। है ही नहीं। आई बी, कुछ ऐसा है क्या? आईसी तुम्हारे में नहीं है क्या? आई, आई बी, एक मिनट एक मिनट। हम लोगों ने देखो यहां से टेबल में से कौन से सेक्शन कर लिए मेरे को बताना। टेबल में से कौन से कर लिए? किधर गया रे? हाँ इधर है। 192 ए कर लिया, 194 कर लिया, फिर 194 बी कर लिया, फिर 194 डबल बी कर लिया, फिर 194 डी कर लिया, और बी ए उधर था है ना, 194 डी ए भी हो गया, फिर 194 जी हो गया। आईए अभी जस्ट कंप्लीट किया थोड़ी देर पहले, अरे हाँ के ना। फिर आईए के बाद जे आएगा, तो मतलब एक जो सेक्शन है वो लोग ने निकाल दिया है, ठीक है चलेगा कोई बात नहीं। हाँ वो 194 एम में है, सॉरी मेरा मिस्टेक, वो 194 एम में। तो आई की सारी सीरीज खत्म हो गई, ठीक है। फिर 194 आई के बाद आएगा 194 जे। कौन सा सेक्शन बेटा? अब देखो जे में है ना 5 पेमेंट्स की बात हुई है, कितनी पेमेंट्स? सब लोग थोड़ा ध्यान से देखना, 194 जे। अब पेयर कौन होगा? पेयर कोई भी पर्सन है, जल्दी बोलो पेयर, लेकिन वो इंडिविजुअल या एचयूएफ। जो सीपी 4 में कवर हुआ है वो नहीं, मतलब जिसका पिछले साल का टर्नओवर, अरे हाँ के ना, 1 करोड़ से कम हो, 1 करोड़ या उससे कम हो, पिछले साल का ग्रॉस रिसीट प्रोफेशन का 50 लाख या उससे, वो पेयर नहीं, उसके अलावा कोई भी पेयर होगा, बराबर है ना। उस पेयर ने अब ये 5 में से कोई भी पेमेंट्स किसी भी पर्सन को की, लेकिन वो पर्सन क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब पेयर ने क्या क्या पेमेंट की? नंबर 1, प्रोफेशनल फीस की पेमेंट कर दी। नंबर 2, टेक्निकल फीस की पेमेंट कर दी। नंबर 3, रॉयल्टी की पेमेंट कर दी। अरे बराबर है ना। नंबर 4, उसने डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पे किया, डायरेक्टर्स फीस या डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पे किया, बराबर है ना। ये वो डायरेक्टर्स फीस होनी चाहिए जो सैलरी ना हो डायरेक्टर के हाथों में, क्योंकि अगर वो सैलरी है तो उसमें तो टीडीएस 192 में कट ही रहा होगा। तो सैलरी के अलावा दूसरा कोई भी डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, जैसे कि सिटिंग फीस दिया, तो क्या वो सैलरी में टैक्सेबल होता है? नहीं, तो उस पर यहाँ पे टीडीएस कटता है। समझ में आ रहा है? फिर ई, नॉन कम्पीट फीस, सुना होगा तुमने, नॉन कम्पीट, कि तुम मेरे से कंपटीशन ना करो, मेरे कंपटीशन में धंधा ना डालो, तो मेरे कंपटीशन में धंधा नहीं करोगे तो उसके लिए मैं तुमको नॉन कम्पीट फीस देता हूँ। आने वाले 10 साल तक मेरे बाजू में क्लास नहीं खोलने का, ये पूरे इलाके में तुम्हारा सीए का क्लास नहीं होना चाहिए, बराबर है ना। तो तुम्हारा सीए का क्लास नहीं खोलने के लिए ये लो, मैं तुमको 5 करोड़ रुपया दे देता हूँ, क्योंकि तुम सीए का क्लास खोल के बिजनेस इनकम कमा सकते थे, अब वो बिजनेस इनकम कमाने से मैं तुमको रोक रहा हूँ, इसके लिए जो पेमेंट कर रहा हूँ वो भी तुम्हारी बिजनेस इनकम ही होनी चाहिए, नॉन कम्पीट फीस। समझ में आ रहा है? अब ये देखो, इसमें से कोई भी पेमेंट तुमको दिखी तो मैं बोलता हूं ए, बी, सी, डी और ई, सारी पेमेंट्स अदर देन डी। क्या बोला? सारी पेमेंट्स अदर देन, अगर उसका एग्रीगेट अमाउंट कितना, 30,000 का लिमिट है। क्यों? क्योंकि यहां पे भी अमेंडमेंट आ गया है। पहले ये लिमिट हुआ करती थी 30,000, कितनी लिमिट हुआ करती थी? अब यहां पे भी ये लोग ने अमेंडमेंट करके क्या किया, 30 को कर दिया 50। तो अगर इनमें से कोई भी पेमेंट तुमने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर किसी भी रेसिडेंट पर्सन को की और उसका एग्रीगेट अमाउंट पूरे साल का तुम सामने वाले को कितना दे रहे हो, 50,000 से ज्यादा,
तो उस पर तुमको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस अंडर सेक्शन 194 जे काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ, या फिर एट द रेट ऑफ 2% भी काटना पड़ सकता है। तो 10% तब कब काटोगे, जल्दी बोलो। हाँ, अदर पेमेंट्स। तो इसका मतलब 2% के बारे में स्पेसिफिकली बोल दिया है कि 2% कब काटना है। मतलब जितनी भी पेमेंट्स है उसको, उसमें से कुछ पेमेंट्स पे 2 ही टका काटना है, बाकी सारी पेमेंट्स पे कितना काटना है, 10%। तो जो जो पेमेंट पे 2% काटना है वो आइडेंटिफाई कर लो। तो पहले वो लोग ने क्या बोला, कॉल सेंटर। कॉल सेंटर को तुम कॉल सेंटर, वो लोग क्या करते हैं, हमको टेक्निकल सर्विसेज देते हैं। तो मान लो एलजी वाले हैं, एलजी वाले अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, आया ना। अब कस्टमर्स जो खरीद के जाएंगे उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी, तो वो प्रॉब्लम तो एलजी वालों को ही बोलेंगे ना कि भाई हमारे एसी में ये काम नहीं कर रहा है, हमारे वॉशिंग मशीन में ये काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। तो कस्टमर किधर फोन करेंगे, एलजी के सीईओ को। कस्टमर को सपोर्ट देने के लिए एक कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो कंपनी में वो डिपार्टमेंट नहीं होता कि जो कस्टमर्स को टेक्निकल सपोर्ट दे, समझ में आ रहा है। वही टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए कॉल सेंटर को काम दिया जाता है। तो कंपनी वाले कॉल सेंटर को समझा देते हैं क्या, कि ऐसा 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 कस्टमर का क्या आएगा, क्वेरी आएगा, कस्टमर अगर ऐसा बोले तो उसको ये सोल्यूशन देने का। हाँ, अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो तो फिर हमारे पास पहुंचा वो क्वेरी, समझ में आ रहा है। तो कॉल सेंटर्स क्या करते हैं, टेक्निकल सर्विस ही दे रहे हैं। किसको, कॉल सेंटर्स के, सॉरी अपने कंपनी के कस्टमर्स को। लेकिन वो अपनी सर्विस, टेक्निकल सर्विस किसको दे रहे हैं, कंपनी को ही दे रहे हैं ना, बराबर है ना। तो कॉल सेंटर को कभी भी टेक्निकल सर्विसेज के लिए पेमेंट करोगे तो कितना, 2%, समझ में आ रहा है। या फिर कभी भी कोई टेक्निकल फीस पे करोगे उसमें भी 2%। तो पहले खाली कॉल सेंटर की टेक्निकल फीस पे ही 2% लगता था, टेक्निकल फीस पे 10% लगाते थे ये लोग। तो लग के सला जब कॉल सेंटर की टेक्निकल फीस पे 2% लगाते तो बाकी सब पे क्यों 10% लगाना, इसको भी 2% में डालो, समझ में आया। तो इसको भी 2% में डाला, मतलब कोई भी टेक्निकल फीस दिखी, भले वो तुमने कॉल सेंटर को ही क्यों ना दी हो या किसी और को ही क्यों ना दी हो, उसमें तुमको 2% टीडीएस काटने का है, समझ में आ रहा है। लेकिन रॉयल्टी दिया, रॉयल्टी ऑन सिनेमा फिल्म्स, आया ना, उसमें भी कितना काटना पड़ेगा, 2%। इसके अलावा बाकी सब केस में 10%। इसका मतलब नॉन कम्पीट फीस दिखाता हूँ 10%, प्रोफेशनल फीस दिखाता हूँ 10%, इसके बाद अगर मान लो डायरेक्टर्स फीस दिखाता हूँ 10%, कोई और रॉयल्टी दिखी जो सिनेमा की ना हो तो भी 10%, समझ में आ रहा है। तो सारी टेक्निकल फीस 2%, कॉल सेंटर को दिया तो 2%, रॉयल्टी सिनेमा फिल्म्स की दी तो 2%, बाकी सब पे 10%, समझ में आ रहा है। ऑल केसेस अदर देन बिलो, बराबर है ना। इसके अलावा बाकी सारे केस में 10%। अब सुनो, सारे केस में कितने की लिमिट है, लेकिन डी में वो लिमिट नहीं है। यानी कि डायरेक्टर रेम्यूनरेशन कितना, 1 रुपया भी दिया होगा ना तो उस पर तुमको टीडीएस काटना ही पड़ेगा, याद रहेगा, पक्का। अब मान लो ये जो प्रोफेशनल फीस वगैरह तुमने दी है, ये किसी पर्सनल काम के लिए तुमने दी है। ऐसा नहीं हो सकता कि लॉयर की प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहा हूं मैं, लेकिन लॉयर से मेरा डाइवोर्स का केस, या फिर मेरा कोई पर्सनल प्रॉपर्टी केस, या फिर लॉयर से मेरा कोई क्रिमिनल केस लड़वा रहा हूं, बोलो, तो लॉयर को पेमेंट करूंगा क्या, उसमें से मेरे को टीडीएस काटने की जरूरत है, नहीं। क्योंकि अब ये जो प्रोफेशनल फीस दी जा रही है, काय के लिए दी जा रही है, फॉर एनी पर्सनल सर्विसेज टेकन फ्रॉम दैट प्रोफेशनल, समझ में आ रहा है। तो पर्सनल सर्विसेज पे कभी भी, पर्सनल सर्विसेज के लिए जो भी पेमेंट होती है उसमें कभी भी टीडीएस नहीं आएगा, ये वाला, ये याद रहेगा, पक्का। बस इसी के साथ ये सेक्शन भी खत्म हो गया, बराबर। अभी रुको, ये 194 जे था ना, 194 जे के बाद 194 के तो हो गया, एल ए एक ही था वो भी अपन ने कर लिया। अब आएगा 194 एम। अब ये देखो 194 एम बहुत प्यारा सेक्शन है। 194 एम क्या बोलता है, ये बोलता है कि तुम एक इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो जो CP4 में कवर हुए हो। CP4 मतलब ऐसे इंडिविजुअल हो जिसका
पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ या उससे कम था, या ग्रॉस रिसीट 50 लाख या उससे कम था, ऐसे इंडिविजुअली एचओएफ हो, तो भाई तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट फीस पे की थी उसमें तो तुमको 194C नहीं लगा था, आया ना। तुम जो प्रोफेशनल फीस देते हो उसमें तो तुमको 194J नहीं लगता है। तुम जो कमीशन या ब्रोकरेज देते हो उसमें तुमको 194H नहीं लगता है। यानी कि ये बंदा अब ये पेमेंट भी कर सकता है, ये पेमेंट भी कर सकता है, ये पेमेंट भी कर सकता है। पहली पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट फीस, अरे बोलो। दूसरी कमीशन एंड ब्रोकरेज। तीसरी प्रोफेशनल प्रोफेशनल फीस, बराबर है ना। ये किसको पे कर रहा है? किसी भी पर्सन को पे करे, लेकिन वो क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। और इनमें से कोई भी पेमेंट का एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर 50 लाख रुपए से क्या निकला? ज्यादा निकला, तो पूरी की पूरी पेमेंट के एक्सेस पेमेंट, उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा। क्या रेट पे? टीडीएस एट द रेट, टीडीएस अंडर सेक्शन 194M at the rate of 2% at the time of payment or credit, whichever happens earlier। मतलब तुम जो पेमेंट कर रहे हो उसमें ना 194C लगने वाला है, ना उसपे 194J लगने वाला है, ना उसपे 194H लगने वाला है, लेकिन तुम जो पेमेंट कर रहे हो वो पूरे साल की 50 लाख से ज्यादा हो जा रही है, तो ठीक है, तुमको भी उसपे टीडीएस काटना पड़ेगा। जैसे ही वो पेमेंट 50 लाख से ज्यादा चली गई, पूरी पेमेंट पे टीडीएस काट लो। कितना? 2%, लेकिन एक ही बार काटना है, समझे। जैसे ही वो पेमेंट 50 लाख को क्रॉस करी, वैसे टोटल पे टीडीएस काट लो, समझे। 194M खत्म, बराबर है। फिर 194N आएगा। एन बैंक के कैश विड्रॉल्स पे लगता है। किस पे लगता है? एक 194N बोल के सेक्शन है, वो बोलता है कि जो भी तुमने कैश विड्रॉल्स किए बैंक से, कैश विड्रॉल्स फ्रॉम बैंक अकाउंट, तो तुम्हारा बैंक में एक अकाउंट होगा या फिर मल्टीपल अकाउंट हो सकते हैं, एक अकाउंट से या फिर सारे अकाउंट के मिला के, बराबर है ना। टोटल विड्रॉल्स, कैश विड्रॉल्स, एग्रीगेट कैश विड्रॉल्स, बराबर है ना, फ्रॉम बैंक ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर वो 1 करोड़ को क्रॉस किया, अगर वो, तो जो भी एक्सेस होगा, क्या होगा? जो भी एक्सेस अमाउंट होगा, एक्सेस विड्रॉल होगा, उस पर टीडीएस कटेगा। क्या रेट पे? एट द रेट ऑफ 2%, बराबर है ना। तो 1 करोड़ के ऊपर का जैसे ही तुम्हारा विड्रॉल जाने लगा बैंक में से, वैसे ही बैंक क्या करेगी? 2-2 टका टीडीएस काट के तुमको कैश विड्रॉ करने देगी। तो तुमने पहला विड्रॉल किया 40 लाख का, कोई टीडीएस नहीं कटा। दूसरा विड्रॉल किया 40 लाख का, कोई टीडीएस नहीं कटा। तीसरा विड्रॉल 30 लाख का किया। जैसे ही तुमने 30 लाख का विड्रॉल किया, तो अब तुम्हारा विड्रॉल इस साल का 1 करोड़ को क्रॉस हो गया। और 1 करोड़ को क्रॉस हो गया, कितना हो गया? 1 करोड़ 10 लाख। तो 1 करोड़ के ऊपर कितना गया? 10 लाख। उसमें 2% टीडीएस कटेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में ये लिमिट है 3 करोड़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में ये लिमिट है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक में से कैश विड्रॉ करेगी, कर सकती है। 3 करोड़ से ज्यादा करे तो 3 करोड़ के एक्सेस में जितना भी कैश विड्रॉल होगा उसपे कितना परसेंट? 2%। अरे समझ में आ रहा है? पक्का। लेकिन है ना, बहुत लोग रेगुलर ये होते हैं, अपना रिटर्न विटर्न फाइल करने में बहुत लोग रेगुलर होते हैं, लेकिन बहुत लोग है ना, रिटर्न अपना फाइल रेगुलरली नहीं करते। नॉन फाइलर्स बोलते हैं उनको, नॉन फाइलर्स। अगर तुमने पिछले 3 साल का, क्या बोला, रिटर्न टाइम पे रिटर्न फाइल ही नहीं किया, तो यार नॉन फाइलर, क्या बोलेंगे तुमको? अब तुम्हारे केस में ये लिमिट है ना, हम बढ़ा देंगे। नहीं नहीं, लिमिट नहीं, रेट बढ़ा देंगे, लेकिन लिमिट कम कर देंगे। अब तुम्हारे लिए लिमिट हो जाएगी 20 लाख। कितनी हो जाएगी? 20 लाख के ऊपर का जो भी विड्रॉल होगा अप टू 1 करोड़, उस पे 2% आएगा। और 1 करोड़ के ऊपर चले जाओगे तो उस पे 5% आ जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए लिमिट तब भी कितनी है? 3 करोड़ ही। उधर कोई चेंज नहीं किया। तो अगर नॉन फाइलर हुआ, क्या हुआ? यानी कि जिसने आरओआई लास्ट 3 इयर्स का, क्या बोला, आरओआई फाइल नहीं किया, तो उसको बोलेंगे नॉन फाइलर, बराबर है ना। उसके केस में ग्रेटर देन 20 लैक्स अप टू 1 करोड़ जो भी विड्रॉल हुआ होगा, बराबर है ना, उस विड्रॉल पे एट द रेट ऑफ 2%,
और ग्रेटर देन 1 करोड़ जो एक्सेस विड्रॉल हुआ होगा उस पे जल्दी 5%, ये याद रहेगा। ये हो गया तुम्हारा 194N खत्म। लेकिन सुनो ना, मैंने तुमको एक चीज बताया था, अगर तुमको याद आता हो तो, कि पहले जो टीडीएस कटा था उस टीडीएस को तुमको इनकम बना के दिखाना पड़ेगा, बाद में उस टीडीएस का क्या लेने का है, क्रेडिट लेने का है। ये जो टीडीएस कटा था ना, इसमें तुमने कभी भी इसको इनकम नहीं बनाया, क्योंकि टीडीएस तुम्हारी इनकम पे कट ही नहीं रहा। बैंक में जो पैसा है वो विड्रॉ करते हो तो बैंक के विड्रॉल को कभी भी तुम्हारी इनकम नहीं, अरे तुम्हारी इनकम ही तुमने बैंक में खाली जमा करके रखी थी। अब तुमने इनकम कमाई, एक डब्बे में रखी, बाद में वो डब्बे में से जैसे तुमने पैसा निकाला तो तुमको वो तुम्हारी इनकम हो गई क्या? इनकम टैक्स एक्ट वाले देख, डब्बे में से तूने पैसा निकाला, ये तेरी इनकम है, चल इनकम टैक्स भर। पागल है क्या? इनकम कमाई थी, उस पर टैक्स भर दिया है, वही वाली इनकम मैंने डब्बे में रखी है, बैंक में रखी है, और बाद में उसमें से पैसा निकाल रहा हूँ। मैंने डब्बे में से पैसा निकाल रहा हूँ, जो मेरा पैसा मैंने बचा के रखा हुआ है, कहीं पे जमा करके रखा हो, वो पैसा मैं निकाल रहा हूँ, तो वो थोड़ी मेरी इनकम है। तो देखा जाए तो उस पर टीडीएस नहीं कटना चाहिए। फिर भी बैंक कैश के ट्रांजेक्शन को डीमोटिवेट करना चाहती है, इसलिए वहां पे टीडीएस के प्रोविजन है। समझ में आ रहा है? और पहली बात तो ये इनकम पे टीडीएस कट नहीं रहा है, समझ में आ रहा है? फिर भी इसका तुमको आगे जाके क्या मिलेगा, क्रेडिट। समझे? क्योंकि पहली बात तो ये टीडीएस कटना ही नहीं था, और अगर ये टीडीएस कटा भी है ना, तो चिंता मत करो, हम इसका बाद में तुमको क्या दे देंगे, क्रेडिट। भले तुमने इसको इनकम बोल के ना दिखाया हो, हर एक टीडीएस तुम्हारी इनकम बन के दिखना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर इस टीडीएस को तुमने अपनी इनकम नहीं भी बनाया होगा, फिर भी इस टीडीएस का तुमको आगे जाके क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। 194N वाले का समझ में आ रहा है? तो 194N वाला जो टीडीएस है, इसको क्रेडिट फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, बराबर है ना? चलो, ये हो गया 194N। फिर उसके बाद 194P है। पी बोले तो पेंशन, पी बोले तो, और वो मिला होगा किसी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को। एक मिनट, कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं, तो ऐसा सीनियर सिटीजन जिसकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 ईयर्स, उस सीनियर सिटीजन को क्या आ रहा था, पेंशन बोल के एक इनकम आ रही है, और वो पेंशन उसका क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है इन अ बैंक, इन अ, तो उसका पेंशन कहाँ, किसी बैंक में क्रेडिट हो रहा है, उसका पेंशन कहाँ, किसी बैंक में क्रेडिट हो रहा है, बराबर है ना? और वो जो बैंक है जहां उसका पेंशन क्रेडिट हो रहा है, इसी सेम बैंक में उसका एक डिपॉजिट भी है, डिपॉजिट अकाउंट, जैसे कि एफडी होगा, है ना? डिपॉजिट अकाउंट ऑल्सो मेंटेन इन द बैंक, इन द अबव बैंक, ऐसा लिखता हूं, इन द, मैं दूसरी बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसी सेम बैंक की बात कर रहा हूं जिस बैंक में तेरा पेंशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। पेंशन के अलावा तेरी दूसरी कोई इनकम है नहीं, और ये पेंशन तेरा किसी बैंक में क्या हो रहा है, किसी अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, उसी सेम बैंक के पास तेरा एक डिपॉजिट अकाउंट भी है। तो क्या इस डिपॉजिट अकाउंट पे तेरे को इंटरेस्ट आएगा? बोल हाँ। अब यूजुअली क्या होता है कि ये इंटरेस्ट अगर तेरे को 1 लाख से ज्यादा आएगा तो उस पर 194A का टीडीएस कटता है, नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इस इंटरेस्ट के बारे में और इस पेंशन के बारे में, इन दोनों इनकम के बारे में तूने तेरी बैंक को एक डिक्लेरेशन दे दिया, तेरी बैंक को एक, कि बैंक एक काम कर, मैं डिक्लेयर करता हूं कि मेरे को पेंशन के अलावा और कोई इनकम है ही नहीं, और पेंशन के अलावा कोई इनकम आ भी रही है तो वो इंटरेस्ट आ रहा है डिपॉजिट अकाउंट से, और वो डिपॉजिट अकाउंट तो मैंने तेरे पास ही रखा हुआ है, इसके अलावा मेरी और कोई इनकम है ही नहीं, है ना? तो तू एक काम कर, तू ही मेरी टोटल इनकम निकाल ले, ये दो इनकम के बेसिस पे, पेंशन और इंटरेस्ट जो तेरे पास से आ रहा है, अरे हाँ के ना, उसके बेसिस पे तू ही मेरी क्या निकाल ले, टोटल इनकम, और वो टोटल इनकम का टैक्स निकाल ले, और वो टैक्स तू मेरे इस डिपॉजिट में से, इस डिपॉजिट के इंटरेस्ट में से क्या कर ले, डिडक्ट कर ले, और सरकार को दे दे। तो पहले तो बैंक क्या करेगी, ये डिक्लेरेशन देखेगी, अरे बोलो, ये डिक्लेरेशन देख के बैंक आपको क्या करेगी, इसकी टोटल इनकम निकालेगी। अब उस टोटल इनकम में क्या दिखेगा, खाली दो इनकम दिखेगा, एक दिखेगा पेंशन और दूसरा दिखेगा
इंटरेस्ट। अभी दोनों इनकम का टैक्स बैंक निकालेगी। अरे बोलो। अब जैसे ही बैंक ने टैक्स निकाला ना, तो ये टैक्स, पेंशन का भी टैक्स आ गया इसके अंदर और इंटरेस्ट का भी टैक्स आ गया। अब इसमें से पेंशन का टैक्स अगर तुम्हारा एम्प्लॉयर टीडीएस बोल के काट लेता है अंडर सेक्शन 192, तो वो माइनस हो जाएगा। उसको माइनस करके जो भी बचा कुचा टैक्स है, वो टैक्स इस इंटरेस्ट में से डिडक्ट किया जाएगा और सरकार को दिया जाएगा अंडर सेक्शन 194 P। एंड इन सच केस ऐसे सीनियर सिटीजन को रिटर्न फाइलिंग के प्रोविजन से एग्जाम कर दिया जाएगा। इसको कोई रिटर्न बिटर्न बाद में फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? ये है 194P, बराबर है। फिर आता है कौन सा सेक्शन? 194Q, इसको बोलेंगे विथ 206C1H। अभी 2 मिनट रुक जाओ, 206C1H पढ़ाऊंगा, है ना। उसके साथ में ये 194Q करवाऊंगा, ठीक है। फिर 194Q के बाद 194R। ये जो सेक्शन है इसमें लिखा है कि भाई साहब तुम्हारा वो जो परक्विजिट्स आता है, क्या आता है? इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो कोई भी पर्सन, क्या बोला, परक्विजिट दे रहा है, किसको? किसी भी रेसिडेंट पर्सन को परक्विजिट दिया जा रहा है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और, तो सामने वाला पर्सन जिसके लिए ये बिजनेस या प्रोफेशन में आने वाला क्या था? परक्विजिट। चाहे ये मॉनिटरी हो या नॉन मॉनिटरी। समझ में आ रहा है? और इस परक्विजिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? मोर देन 20,000। तो इस पूरे परक्विजिट की पूरी वैल्यू पे, हाँ मतलब सिर्फ 20,000। क्या लिखा है वहां पे, बोलते हैं इन द, मतलब क्या लिखा है प्रॉपरली बोलो। एक मिनट रुक जा, क्या बोला है? तो ये जो मोर देन 20,000, ये एग्रीगेट वैल्यू देखने के लिए बोला है। समझे मैंने क्या बोला? तो अगर पूरे साल में ये पर्सन, क्या बोला, पेयर ने किसी रेसिडेंट को जो परक्विजिट दिया था, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी सब मिला के, एग्रीगेट वैल्यू उसकी कितनी, 20,000 रुपए से ज्यादा निकली, समझे, तो उसके पूरे के पूरे अमाउंट पे क्या कटेगा? टीडीएस अंडर सेक्शन 194R। क्या रेट पे? 10% पे टीडीएस कट जाएगा, समझे। अब बहुत बार क्या होता है कि मनी वैल्यू नहीं है, कौन सी वैल्यू है? नॉन मॉनिटरी वैल्यू है। तो भाई सामने वाले के पास से क्या करवाना पड़ता है? उसका टैक्स, एडवांस टैक्स पे करवाना पड़ता है, बाद में जाके वो परक्विजिट रिलीज किया जाता है। जैसे सेम हम लोगों ने विनिंग्स के केस में देखा था, अगर याद आता है तो, है ना। तो सामने वाले से पे करवा दो और बाद में उसको ये परक्विजिट रिलीज करो। नॉन मॉनिटरी था तो, अगर मॉनिटरी था तो डिडक्ट हो ही जाएगा, लेकिन नॉन मॉनिटरी था तो सामने वाले से उस परक्विजिट का जितना भी टैक्स है जो टीडीएस बोल के कटना था, वो जो तुम जमा करवा दो और बाद में तुम उसको परक्विजिट रिलीज करो। और अगर तुमने उसको परक्विजिट रिलीज कर दिया बिना सामने वाले से टैक्स की पेमेंट करवाए, तो हम तो मान लेंगे कि तुमने टीडीएस काट के ही सामने वाले को पेमेंट किया, मतलब ये नेट है। फिर वो ग्रॉस अमाउंट हम तुमसे वसूली करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, याद करो, बताया था। क्लियर है ना? तो ये है 194R। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, अगर कोई परक्विजिट दिया जा रहा है, चाहे वो मॉनिटरी हो या नॉन मॉनिटरी, उस परक्विजिट पे भी टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194R। लेकिन ये पर्सन इंडिविजुअल या एचयूएफ, वो CP4 वाला जो था ना, वो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कोई और पर्सन अगर ये पेमेंट कर रहा है परक्विजिट की, तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा, बराबर है। आगे बढ़ जाओ। आर के बाद टी। टी क्या बोलता है? अगर कोई फॉर्म क्या दे रही है अपने पार्टनर को, क्या दे रही है, जल्दी बोलो। रेम्यूनरेशन, कमीशन और रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट दोनों कवर कर लिए, बराबर है ना। तो अगर कोई फॉर्म अपने पार्टनर को क्या दे रही है, रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट, तो उसमें भी क्या कटता है? टीडीएस अंडर सेक्शन 194T। क्या रेट पे कटेगा? एट द रेट ऑफ 10%। और वो टीडीएस कब कटेगा? अगर एग्रीगेट अमाउंट कितना हुआ? 20,000 से ज्यादा हुआ, बराबर है ना।
तो टीडीएस कटेगा, लेकिन कब कटेगा? पेमेंट और क्रेडिट विच एवर हैपेंस, उस टाइम पे ये टीडीएस काट लिया जाएगा। बराबर है ना? ये 194 टी का प्रोविजन अभी अभी आया है, नया आया है, इंपॉर्टेंट है, करके जाने का एग्जाम में। बराबर है? इसी के साथ तुम्हारे सारे टीडीएस के प्रोविजंस खत्म। बराबर है? अब मैं तुमको टीसीएस के प्रोविजंस बताता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स, अब पैसे देने वाला टैक्स काट के पैसे नहीं देगा, अब पैसे लेने वाला पैसा जो ले रहा होगा उसके साथ टैक्स भी लेगा, इसको बोलते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। समझ में आ रहा है? तो टीसीएस के जो भी प्रोविजंस है वो है 206 सी में। कहां पे? उसके अंदर एक सबसेक्शन 1 है, फिर एक सबसेक्शन 1 सी है, फिर 1 एफ है, 1 जी है, और एक 1 एच है। बेटा ध्यान से देखना, एक बार इसको समझ लिया ना तो बस खाली तुमको ये टीसीएस का प्रोविजन रीड करके काम हो गया तुम्हारा। समझ में आ रहा है? इधर देखो 206C1, इधर है ना कुछ गुड्स को स्पेसिफाई किया गया है, इसको बोलेंगे स्पेसिफाइड गुड्स। क्या बोलेंगे? 1 सी में है ना, ये लोग ने लीज की बात की है। किसकी बात की है? लीज। 3 चीजों की लीज की बात की है। पहली है टोल प्लाजा। किसकी? दूसरा है पार्किंग लॉट, और तीसरा है माइंस और क्वारीज। माइंस और क्वारीज, इसकी लीज दी जा रही है। बराबर है? 1 एफ में वो लोग ने बात की है सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स की। मोटर कार की, मोटर व्हीकल्स। हाँ, मोटर कार नहीं, या मोटर व्हीकल्स। सो इवन वो जो डुकाटी और ये सब बाइक्स वगैरह जो आती है ना, वैल्यूएबल बाइक्स, उनके केस में भी ये एप्लीकेबल होता है। बराबर है? फिर 1 जी में बात की है 2 चीजों की। एक बात की है फॉरेन एक्सचेंज की, और एक बात की है फॉरेन ट्रैवल की। फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन टूर पैकेज। बराबर है ना? और 1 एच में बात की है एनी गुड्स, एनी जो अदर देन, क्या बोला? अदर देन 1 हो, 1 एफ हो, एंड 1 जी हो। अरे 1 में कवर ना हुए हो, 1 एफ वाली मोटर व्हीकल ना हो, या 1 जी वाले गुड्स ना हो, इसके अलावा कोई भी दूसरे गुड्स। समझ में आ रहा है? अब देखो ये सारे केसेस में मैं तुमको बताते जा रहा हूं, तुम वहां पे देखते जाना है ना, टेक्स्ट बुक में देखते जाना एक बार फटाफट। एच नहीं है तुमको? हाय हाय, तो फिर 194 क्यू भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एच और क्यू दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रुक जा बताऊंगा, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। बराबर है ना? वो एच जो है वो 94 क्यू के साथ। अब सुनो, इस साल से क्या हुआ है पता है? इस साल से ये जो 206C 1 एच है ना, 206C 1 एच, इसको इस साल से ओमिट किया है। इस साल से अब ये है ही नहीं। लेकिन इसके साथ यूजुअली हमको क्या करना पड़ता था? वो 194 क्यू पढ़ना पड़ता था। समझे? तो अब सुनो, ये ना, अब मान लो कि ये तो है ही नहीं, 1 एच एनी गुड्स अदर देन 1 एफ 1 जी, ये अब से है नहीं। अब तुमको देखो सबसे पहले क्या दिखता है? स्पेसिफाइड गुड्स। देखो स्पेसिफाइड गुड्स का एक टेबल दिया होगा वहां पर, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तेंदू लीव्स दिया है, टिम्बर दिया है, और उसके बाजू में रेट भी लिखा है। तो अगर तुम एक सेलर हो, जल्दी बोलो, अगर तुम एक, और तुम ये स्पेसिफाइड गुड्स बेच रहे हो, किसी भी बायर को बेचो, समझ में आ रहा है? तो बेचने के टाइम पे तुमको सेलिंग प्राइस मिलेगा, वो सेलिंग प्राइस के साथ साथ इतना टीसीएस कलेक्ट कर लेने का, बात खत्म। अब सेलर कौन होना चाहिए, बायर कौन होना चाहिए, वो वहां पे लिखा हुआ है, एक बार उसको रीड मार लेने का, बात खत्म हो गई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो टैक्स कलेक्ट करवाया जा रहा है एट सोर्स पे। लॉजिक सिंपल सा है। क्या लॉजिक है मालूम है? कि जो भी बायर तुमसे ये आइटम्स खरीद के जाएगा ना, वो आगे बेचेगा, बेच के वो पैसा कमाएगा, उसकी इनकम होगी, और वो बायर उस इनकम पे सरकार को टैक्स भरेगा कि नहीं भरेगा, बायर पे सरकार को भरोसा ही नहीं है। लेकिन बायर कम से कम उतना तो कमाएगा ही ना, जितने में वो खरीद के जा रहा है, जितने में तुम सेल कर रहे हो।
तो बायर आगे बेचेगा तो कम से कम उतना तो कमाएगा ना जितने में उसने खरीदा है। उसने कितने में खरीदा? जितने में तुमने बेचा, और जितने में तुमने बेचा वही तो वो कमाएगा। कम से कम उतने पे 1%, 2% वगैरह वगैरह रेट दिया है, देख लो बाजू में। उतना टैक्स अभी के अभी कलेक्ट करके हमको दे दो। बाद में ये अमाउंट उसने आगे हमको इनकम बोल के दिखाया कि ना दिखाया, एटलीस्ट हमको इतना टैक्स तो मिल गया और हमको आइडेंटिफाई हो गया कि ये बंदा तेरे से खरीद के गया है। समझा? कल उठ के उसको हम धप्पा कर सकते हैं। कैसे? उसको धप्पा करने के लिए उसकी आइडेंटिटी भी तो होनी चाहिए। तो बायर से लेना पड़ेगा पैन। क्या लेना पड़ेगा? तो बायर नहीं देगा अपना पैन, तो तुम क्या करोगे? बायर को बैन नहीं, बायर को बेचो। लेकिन जो रेट बोला है वो रेट नहीं, वो रेट या फिर ट्वाइस ऑफ द एप्लीकेबल रेट, विच एवर इज हायर। तो जो भी रेट है वो रेट पे टीसीएस कलेक्ट करो, या फिर ट्वाइस ऑफ द एप्लीकेबल रेट विच एवर इज हायर, वो रेट पे टीसीएस कलेक्ट करो। सारे केस में वही आने वाला है। समझ में आ रहा है? अब पहला केस समझ में आया, घर पे बैठ के पढ़ोगे उसको आज, बराबर है। दूसरा केस देखो क्या है। दूसरा केस ये है ना बेटा कि दूसरे केस में बोला है कि तुम लीज पे दे रहे हो, मतलब तुम लेसर हो, और तुमने लेसी को क्या दिया है? लीज पे। उसको तुमने लीज पे क्या दिया? कोई टोल प्लाजा लीज पे दे दिया, कोई पार्किंग लॉट लीज पे दे दिया, या फिर उसको तुमने माइंस या क्वारीज लीज पे दिया। अब तुमको लीज रेंट आएगा कि नहीं आएगा? तो उस लीज रेंट के साथ साथ तुम टैक्स कलेक्ट कर लो। कितना? अब ये जितने भी टीसीएस है ना, सबके केस में बोला है कि टीसीएस कब कलेक्ट करना होता है? एट द टाइम ऑफ रिसीट और डेबिट, विच एवर हैपेंस अर्लियर। ये उधर क्या था? उधर क्या बोलते थे? पेमेंट और क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि वो पेमेंट हो रही थी। अरे बोलो। तो यहां पे तुम पेमेंट नहीं कर रहे हो, यहां पे तुम रिसीट करने के टाइम पे टैक्स कलेक्ट कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो एट द टाइम ऑफ रिसीट और एट द टाइम ऑफ डेबिट, विच एवर हैपेंस अर्लियर, वो टाइम पे तुमको ये रेट पे टीसीएस कलेक्ट करना है। समझ में आ रहा है? और जितना जितना टीसीएस कलेक्ट होता है ना, इस महीने का टीसीएस अगले महीने की 7 तारीख तक जमा, मतलब टीडीएस टीसीएस के सेम कंप्लायंस प्रोविजन है। और टीसीएस के लिए भी तुमको टैन के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है। अपने आपको टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर होता है। वो टैन का मतलब क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। तो टैन की एप्लीकेशन इनको भी करनी पड़ती है जिनको टैक्स कलेक्ट करना होता है। समझ में आ रहा है? तो स्पेसिफाइड गुड्स बेचने वाले वो 206C सबसेक्शन 1 वाले टीसीएस कलेक्ट करेंगे। फिर सबसेक्शन 1C में कोई लेसर होगा जिसने ये तीनों में से कोई चीज लीज पे दी होगी, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? लीज रेंट के साथ साथ इतना टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों कलेक्ट कर रहे हैं मालूम है? ए, तुम मेरे से माइंस काय के लिए लेके जाओगे? क्रिकेट खेलने के लिए? कि तुम उधर माइनिंग का बिजनेस करोगे? माइनिंग का बिजनेस करके तुम कम से कम उतना तो कमाओगे ना जितना तुम मेरे को लीज रेंट दे रहे हो। तो वो कमा के अगर तुमने गवर्नमेंट को टैक्सेबल नहीं दिखाया तो गवर्नमेंट बोलती है कि जितनी भी इनकम ये सामने वाला लेसी तेरी माइंस चला के कमाएगा, उतनी इनकम पे हमको टैक्स चाहिए, लेकिन वो भरता नहीं है बेशरम। तो एक काम करना, वो कम से कम उतनी तो इनकम कमाएगा ना जितना अभी तेरे को लीज रेंट दे रहा है। तो वही अमाउंट उसकी इनकम है, उसी पे तू उसके पास से अभी के अभी टैक्स कलेक्ट करके हमको दे दे। नहीं समझा? कौन लेसी होना चाहिए, कौन लेसर होना चाहिए, कौन लेसी नहीं हो सकता है, कौन लेसर नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ दिया है तो पढ़ लो, बात खत्म हो गई। समझे? फिर अगला पॉइंट आता है मोटर व्हीकल्स का, कि अगर तुम मोटर व्हीकल्स बेच रहे हो, यू आर अ सेलर ऑफ अ मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल बेचने के टाइम पे अगर उस मोटर व्हीकल की वैल्यू कितनी निकली? 10 लाख से ज्यादा निकली, तो उस मोटर व्हीकल की जितनी भी वैल्यू होगी उस पर तुमको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा बायर से। अब ये टीसीएस कब कलेक्ट करना पड़ता है? जब ये फाइनल कस्टमर्स को मोटर व्हीकल बेची जाती है। एक डीलर जो होता है वो भी कंपनी से, मैन्युफैक्चरर से डीलर भी खरीद के लाता है। तो क्या जब मैन्युफैक्चरर डीलर को बेचेगा तो क्या मैन्युफैक्चरर भी टीसीएस कलेक्ट करेगा? नहीं, तब टीसीएस की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। जब डीलर उसको कस्टमर्स को बेचता है तब डीलर को क्या करना पड़ता है? ये व्हीकल्स पे टीसीएस भी लेना पड़ता है। अब कोई भी मोटर व्हीकल जो ये डीलर बेच रहा है, मोटर व्हीकल का डीलर बेच रहा है, जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा, पूरी की पूरी वैल्यू पे ये सेलर क्या करेगा? टीसीएस कलेक्ट करेगा। लॉजिक क्या है मालूम है? सिंपल लॉजिक, कि जो भी बंदा इतनी महंगी मोटर व्हीकल खरीद के जा रहा है, उसने मोटर व्हीकल खरीदने का पैसा कहीं ना कहीं से तो कमाया होगा। कहां से कमाया है? क्या पता उस पैसे पे उसने
गवर्नमेंट को टैक्स दिया हो ना दिया हो, अरे हमें भी तो देखने दो ये बंदा कौन है जो इतनी महंगी व्हीकल खरीद के जा रहा है। तो जब टीसीएस इसका कलेक्ट होगा ना, तब इसकी आइडेंटिटी भी पता चलेगी और हमको ये भी पता चलेगा कि जितने की इसने व्हीकल खरीदी क्या उतना पैसा उसने हमको इनकम बना के टैक्सेबल किया है कि नहीं किया है। समझ में आ रहा है? यह है टीसीएस का पूरा मैकेनिज्म। बहुत इजी सेक्शन से बेटा, एक एक बार खाली रीड मारोगे तो भी तुमको पता चल जाएगा, है ना। पूरा सेक्शन ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, खाली अभी खड़े रह के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझे। फिर ये टीसीएस का उसके बाद वाला पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन टूर पैकेज। क्या बोला? अच्छा तुम है ना कहीं से फॉरेन एक्सचेंज खरीदने के लिए जा रहे हो, मतलब फॉरेन एक्सचेंज के डीलर होते हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज बेचते हैं। तो तुमको क्या करना है कि इधर विदेश में फॉरेन में कोई पेमेंट्स करनी है, तो वो फॉरेन में पेमेंट्स करने के लिए तुमको फॉरेन एक्सचेंज खरीदना पड़ेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज तो तुम तुम्हारी इनकम को ही दे के फॉरेन एक्सचेंज खरीदोगे ना। तो वो जो सेलर होगा ना, जो फॉरेन एक्सचेंज बेचता है, तो सेलर को बोला कि कोई भी तेरे से फॉरेन एक्सचेंज खरीदने को आएगा। क्या बोला? कोई भी तेरे से फॉरेन एक्सचेंज खरीदने को आएगा, तो फॉरेन एक्सचेंज खरीदने के टाइम पे जो तू पेमेंट लेगा उसके साथ साथ क्या ले ले? टीसीएस भी ले ले। रेट बताया है, वो रेट मैं डेलिबरेटली नहीं बोल रहा हूँ, रेट तुमको सामने दिख रहे हैं वहां पे, समझ में आ रहा है। लेकिन तेरे को टीसीएस लेने का है कब? कब? जब तू फॉरेन एक्सचेंज बेच रहा है। तो कोई भी फॉरेन एक्सचेंज का डीलर फॉरेन एक्सचेंज बेचेगा? अरे हाँ के ना। तो फॉरेन एक्सचेंज कितने की बेचेगा? कितनी भी वैल्यू की बेचे, उसको तो टीसीएस लेना ही पड़ेगा। अरे हाँ के ना। अब उधर 7-7 लाख की भी कुछ लिमिट है, दिखती है क्या? 10 लाख की, सॉरी, 7-7 लाख की लिमिट पहले होती थी, अभी 10 लाख की लिमिट हो गई है। किधर गया ये 7 लाख का? एक मिनट। ये रहा, देखो, ओवरसीज टूर प्रोग्राम रेमिटेड आउटसाइड इंडिया। हाँ, तो अभी क्या बोला कि वेयर द अमाउंट इज रेमिटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब फॉरेन एक्सचेंज परचेस किया फॉर द पर्पस ऑफ परसुइंग एनी एजुकेशन एंड अमाउंट रेमिटेड इज आउट ऑफ लोन ऑब्टेन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज डिफाइंड इन 80E, तो टीसीएस नहीं लेंगे, बराबर है ना। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट अगर तुमने फॉरेन एक्सचेंज खरीदी है तो 5% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा अगर अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट इज इन एक्सेस ऑफ 10 लाख, बराबर है ना। तो सुनो एक मिनट, अगर तुमने फॉरेन एक्सचेंज खरीदा, फॉरेन एक्सचेंज काय के लिए खरीद रहे हो? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या फिर एजुकेशन के लिए खरीद रहे हो, लेकिन वो तुम लोन लेके खरीद रहे हो, समझ में आ रहा है। तो तुमने लोन का अमाउंट को क्या किया है? फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करवाया है। लोन के अमाउंट से फॉरेन एक्सचेंज खरीदा, लेकिन वो लोन तुमने, जो फॉरेन एक्सचेंज तुमने खरीदी, काय के लिए खरीदी है? मेडिकल ट्रीटमेंट या एजुकेशन के। तो वो कितने की भी खरीदी हो, कोई टीसीएस नहीं आता उस पर, क्योंकि वो लोन के पैसे में से मेडिकल ट्रीटमेंट या काय के लिए खरीदी है? एजुकेशन के लिए, तो उधर कोई टीसीएस नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी और केस में अगर तुम खरीदोगे, अगर खुद के पैसे से खरीद लिया, बोलो तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खरीद रहे हो या फिर एजुकेशन के लिए खरीद रहे हो, खुद के पैसे से खरीद रहे हो, तो भाई उधर भी टीसीएस नहीं आएगा। अगर 10 लाख तक खरीदा है, कितने तक का खरीदा है? लेकिन 10 लाख से ज्यादा का खरीदा होगा तो एक्सेस पे 5% टीसीएस आ जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर तुमने फॉरेन एक्सचेंज परचेस किया किसी भी और पर्पस के लिए, किसी भी, अब वो कैसे भी किया हो, लोन में से किया हो, खुद के पैसे में से किया हो, समझ में आ रहा है ना, किसी भी और पर्पस के लिए अदर देन मेडिकल और एजुकेशन, समझ में आ रहा है। तो 20% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन वो तभी किया जाएगा जब अमाउंट 10 लाख को क्रॉस करेगा। 10 लाख के ऊपर के अमाउंट पे 20% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, समझ में आ रहा है। तो चलो मैंने फॉरेन एक्सचेंज खरीदा, मैंने फॉरेन एक्सचेंज, सॉरी, मैं तो सेलर हूं ना। हाँ, मैं फॉरेन एक्सचेंज बेच रहा हूं, मैं फॉरेन एक्सचेंज, तो कोई मेरे से फॉरेन एक्सचेंज खरीद के जाएगा, लोन में से खरीद के जा रहा है, मतलब वो लोन के पैसे से फॉरेन एक्सचेंज खरीद के जा रहा है, क्या मैं टीसीएस कलेक्ट करूं? नहीं करना है अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट या एजुकेशन के लिए खरीदा है, बराबर है ना। चलो, अगर वो, मैं फॉरेन एक्सचेंज बेच रहा हूं और वो सामने वाला पैसा लोन के पैसे से नहीं, खुद के पैसे से वो फॉरेन एक्सचेंज खरीद के जा रहा है, और सुनो, वो फॉरेन एक्सचेंज खरीद के जा रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या फिर एजुकेशन के लिए, तो भी टीसीएस नहीं काटना है 10 लाख तक। लेकिन अगर उसने 10 लाख से ज्यादा का खरीदा तो 10 लाख के ऊपर का जो भी अमाउंट होगा उस पर 5% टीसीएस में कलेक्ट करूंगा, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर फॉरेन एक्सचेंज किसी और पर्पज के लिए खरीदा तो, अब चाहे खुद के पैसे में से खरीदा हो या लोन के पैसे में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनो, टीसीएस कलेक्ट होगा, 10 लाख तक नहीं करना,
लेकिन 10 लाख के ऊपर का जो भी अमाउंट होगा उस पे 20% टीसीएस। समझा? यस बेटा। सर यहाँ पे कुछ दिया नहीं है कि 10 लाख इन एक्सेस हो, एक एफवाई का करना है या पूरे साल, मतलब कि भाई इस पूरे साल में तू जितने भी अमाउंट का तूने लेके गया है, समझा, ये एग्रीगेट है, एग्रीगेट। ऐसा नहीं कि सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन देखेगा। अगर सिंगल ट्रांजेक्शन का तो क्रॉस हो ही रहा है तो है ही, लेकिन इस साल अगर मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बार बार फॉरेन एक्सचेंज खरीदूंगा तो वो एग्रीगेट वैल्यू है, ये समझ में आ रहा है? साल की एग्रीगेट वैल्यू। फिर सर और फालतू वाले इसमें सर वो डबल आपने बोला ना कि 2% सॉरी 1% ही लगेगा और डबल लगेगा किसमें पैन नहीं किया जाएगा, तो वो किधर है? कौन सा पॉइंट? बताऊंगा ना, रुकना, इधर ही किधर है बताऊंगा। ये समझे कि नहीं पहले ये बता। अच्छा, अब तुम फॉरेन एक्सचेंज खरीदने के बदले फॉरेन टूर पैकेज भी खरीद सकते हो। 6 नाइट 8 डेज, नहीं सॉरी 6 नाइट 7 डेज, है ना, मलेशिया या फिर पेरिस, ये सब जगह का तुम क्या कर रहे हो, टूर पैकेज खरीद रहे हो। तो जब तुम टूर पैकेज खरीदोगे तो टूर ऑपरेटर तुमको टूर पैकेज बेचेगा, वो भी तुमसे टीसीएस लेगा, वो भी तुमसे क्या रेट पे, 5%। लेकिन अगर अमाउंट 10 लाख के ऊपर का होगा तो 10 लाख के एक्सेस पे जितना भी अमाउंट होगा उसमें टीसीएस कितना, 5%, फॉरेन टूर पैकेज पे। बराबर है ना? खत्म हो गया 1G। और 1H तो अब तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, तो वो तो करने की जरूरत भी नहीं। बराबर है? अभी सुनो, इधर सब लोग का ध्यान इधर होना चाहिए। एक 194 क्यों आता है? क्या आता है? पहले 194H होता था, जो अब मैं बताऊंगा भी नहीं। एक 194 क्यों आता है। अब वो 194 क्यों क्या बोलता है, देखो इधर 194 क्यों बोलता है कि अगर तुम एक बायर हो, क्या हो, है ना, और तुम्हारा लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, कितने से, और तुमने किसी भी सेलर के पास से, जो कि क्या था, रेसिडेंट, उसके पास से तुमने कोई भी गुड्स क्या किए, परचेस किए, तो तुम उसको क्या दोगे, सेल कंसिडरेशन दोगे। क्या दोगे तुम उसको, फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स। तो एक बायर ने किसी भी गुड्स को परचेस करने के लिए सेल कंसिडरेशन दिया किसी भी रेसिडेंट सेलर को, और वो सेल कंसिडरेशन का एग्रीगेट वैल्यू, क्या बोला, पूरे साल का 50 लाख को क्रॉस किया, तो जो भी एक्सेस अमाउंट होगा, क्या होगा, एक्सेस अमाउंट होगा, उस एक्सेस अमाउंट पे ये बायर क्या करेगा, टीडीएस काटेगा। एक्सेस अमाउंट पे टीडीएस कटेगा, क्या रेट पे, 0.1%। समझ में आ रहा है? 0.1% पे टीडीएस कटता है, समझे? और सुनो, सेलर ने पैन नहीं दिया तो इधर 20 मत कर लेना, इधर का 20 5 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अब पहले क्या होता था, पहले इसका उल्टा भी होता था कि अगर सेलर ने ना, सेलर, इसी केस में सेलर को भी क्या करना पड़ता था, टीसीएस लेना पड़ता था, 206C 1H वाला। अगर सेलर का लास्ट ईयर का टर्नओवर क्या होता था, 10 करोड़ से ज्यादा होता था। समझ में आ रहा है? तब कंफ्यूजन होता था, साला बायर टीडीएस काटेगा कि सेलर टीसीएस लेगा। तो पहला प्रेफरेंस 194 क्यू को जाता था। अगर 194 क्यू लग रहा है तो सेलर को टीसीएस लेने की जरूरत नहीं थी। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर अगर टीडीएस के प्रोविजन नहीं लग रहे तो टीसीएस का वो प्रोविजन लग जाता था। समझ में आ रहा है? तो एनीवेज वो रेसिडियरी था, तो अब उसको हटा ही दिया है कि बोला अभी करने की जरूरत नहीं। इसी के साथ तुम्हारा टीडीएस और टीसीएस हो गया खत्म। बराबर है? जितना बोला उतना करके जाओगे अच्छे से, पक्का? और इसके जितने भी क्वेश्चन है वो आप देख लेना। बराबर है? सारे क्वेश्चन ईजी है, टेंशन नहीं है। अब सुनो, मैं मेरा नंबर तुमको देके जाता हूँ, इधर भी कोई भी समस्या, दुख, दुविधा, दर्द, तकलीफ हुई तो मेरे को बता देने का। कॉल पे बात नहीं हो पाई तो प्लीज मैसेज कर देना, ठीक है? और तुम्हारा जो भी डाउट्स वगैरह रहेगा वो रिजॉल्व हो जाएगा। पढ़ के मजा आया होगा, मेरे को भी बहुत मजा आया पढ़ा के, ठीक है? आई होप सब लोग जल्दी जल्दी मतलब एग्जाम दो, पास हो जाओ, ठीक है? और जो भी थोड़ा सा पार्ट बच गया मैं एआरपी सर को बोलता हूँ, वो तुमको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, छोटे छोटे 2 ही टॉपिक है, अभी वो हो जाएंगे फटाक से। तो एनीवेज एआरपी सर का 1 या 2 लेक्चर तुमको बाकी है, तो विल बी एबल टू डू इट, ओके? अरे भाई भाई, चलो तो मिलते हैं हम लोग, ठीक है? बाय बाय, थैंक यू।